तो कहानी की शुरुआत सार्डिनिया के किसी एक शहर से होती है, जहाँ पर कि गोडू के दादाजी ने उसको एक स्टोन टैबलेट देकर उनके किसी एक कस्टमर तक पहुँचाने के लिए भेजा था। पर पूरा दिन घूम लेने के बावजूद भी गोडू को वहाँ पर वो कस्टमर का पता नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो स्टोन टैबलेट को देखने लग जाता है। जिस बीच वहाँ पर एक येलो हेयर वाली लड़की आकर उसके ऊपर एक चाकू तानते हुए उससे बोलती है कि उसका नाम एरिका है और वो एक कॉपर ब्लैक क्रॉस के ग्रुप की मेंबर है, इसलिए वो उसको वो स्टोन टैबलेट सौंप दे। ये सुनकर गोडू बिल्कुल हैरान था और वो उससे सोचते हुए बोलता है कि उसके जैसी इतनी सुंदर लड़की इस लाइन में कैसे आ गई, उसे तो ओनली। पर तब गोडू को डराने के लिए एंड और ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए वो लड़की छलांग मारकर उसके पीछे चली जाती है, जिससे गोडू डरता तो नहीं है, पर हालांकि उसको ये पता चल जाता है कि उसकी टांगें बहुत मजबूत है। पर आगे कुछ बोलने से पहले ही सारे एनवायरनमेंट को बदलते हुए काफी एक लाउड नॉइज उस पूरे शहर में गूंज जाती है एंड समंदर के बीच में से एक काफी लार्ज सा एनिमल बाहर आता है, जो कि सुअर है या हाथी वो तो पता नहीं, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पर हाँ वो एक काफी लार्ज टाइटन साइज्ड एनिमल था। इसलिए एरिका गोडू को वहाँ से एक सेफ प्लेस में जाने का बोलकर अपनी ड्राइवर मैरियाना को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो दोनों ही उस वाले जायंट टाइटन साइज्ड मॉन्स्टर को रोकने जाने वाले थे। तो फाइनली कुछ वक्त के बाद एरिका जाकर उस मॉन्स्टर के साइड वाले बिल्डिंग के रूफ पे पहुंच जाती है, जहाँ पर कि वो उस टाइटन को रोकने के लिए एक मैजिकल स्पेल एक्टिवेट करती है, जिसके अंदर से कि एक आयरन टाइगर का सर बाहर आता है एंड वो उस टाइगर के मुंह में अपना हाथ डालकर एक होली सौड बाहर निकालती है, क्योंकि शायद उस टाइगर को मुंह में लेने की आदत होगी। मेरा मतलब होली सॉर्ड। खैर उसके बाद एरिका वहां पर उस होली सॉर्ड से उस वाले सुअर के ऊपर हमला करने लग जाती है, इस उम्मीद में कि वो उस सॉर्ड से उसको हरा सके। जिस बीच दूसरी तरफ हम लोग गोडू को भागते हुए देख पाते हैं, जो कि एक सेफ प्लेस की तलाश में भाग रहा था और भागते भागते वो एक मैन के यूज किए हुए गुब्बारे के ऊपर फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसके हाथ का स्टोन टैबलेट दूर जाकर गिरता है, जिसे कि आकर एक पर्पल हेयर वाला बॉय उठा लेता है, जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। इसलिए गोडू उस बच्चे के पास जाकर उसका नाम पूछते हुए उसको वो स्टोन टैबलेट लौटाने को बोलता है, पर वो बॉय उसको बताने लगता है कि वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि वो एक गॉड है एंड वो उल्टा गोडू से पूछने लगता है कि उसको ये एंशिएंट स्टोन टैबलेट कहाँ से मिल गया। इसलिए गोडू उसके सामने अपने दादाजी की स्टोरी रिवील करता है कि किस तरीके से एंशिएंट स्टोन उसके दादा की एक संपत्ति है और कुछ पैसों के लिए वो स्टोन टैबलेट को बेचना चाहते हैं। ये सुनकर वो बच्चा या गॉड गोडू को उसका वो स्टोन टैबलेट लौटा देता है और ये बोलते हुए वहाँ पर एक काफी ब्राइट हॉर्स के साथ गायब हो जाता है कि वो काफी ज्यादा लकी पर्सन है। और इस तरफ हम लोग एरिका को अब भी उस होली साउड से उस वाले सुअर से लड़ते हुए देख पाते हैं, जो कि उसके इमेजिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो अपनी ताकत से उस बिल्डिंग को तोड़कर एरिका को दूर उछाल देता है। पर हालांकि एरिका के नीचे गिरने से पहले गोडू आकर उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लेता है। आगे फिर वो बड़ा सा सुअर वहाँ पर एक टोर्नेडो में बदलते हुए वहाँ से कहीं पर गायब हो जाता है एंड अगले सीन में हम लोग वहाँ पर एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर गोडू और एरिका को बैठा हुआ देख पाते हैं, जो कि एक ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर कि एरिका बैठे बैठे गोडू को सुअर के बारे में समझा रही थी कि दरअसल वो एक डिजास्टर का गॉड था, जो कि यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आया था। पर हालांकि आम लोग उनको उस फॉर्म में नहीं देख सकते, बल्कि वो उनको किसी एक नेचुरल डिजास्टर्स के फॉर्म में देख पाते हैं। पर हालांकि उनके जैसे मैजिकल या फिर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग उन वाले गॉड्स को उनके असली फॉर्म में देख सकते हैं एंड यहाँ पर वो इनडायरेक्टली गोडू को स्ट्रॉन्ग बोलते हुए उसकी तारीफ भी करती है और आगे वो उसके साथ ही साथ गोडू से माफी भी मांगती है कि वो उससे जबरदस्ती वो स्टोन टैबलेट छीनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये स्टोन टैबलेट गोडू का नहीं है बल्कि उसने इसको कहीं से चुराया है, क्योंकि ये एंशिएंट लेजेंडरी स्टोन किसी एक काफी स्ट्रॉन्ग इंसान के पास ही हो सकता है। पर गोडू दिखने में तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। तो वहाँ पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद उस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं आती, जिससे कि आखिर एरिका परेशान होकर गोडू को उसका सारा सामान उठाकर उसके पीछे चलने को बोलती है, जिससे कि अब तक गोडू भी बेचारा परेशान हो चुका था कि ये पागल लड़की उसके गले कैसे पड़ गई। तो उसके बाद फिर वहाँ पर काफी देर के ड्राइविंग के बाद वो लोग जाकर उनके मैंशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर की गाड़ी के अंदर से गोडू काफी ज्यादा उत्तेजित और हाफते हुए बाहर आता है, क्योंकि रास्ते में काफी ज्यादा खड्डे थे, जिनसे कि गाड़ी के साथ साथ एरिका का भी बहुत कुछ उछल रहा था। उसके बाद फिर वो तीनों उस वाले मैंशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि उनकी मुलाकात उनके टीम के लीडर जोला से होती है, जो कि गोडू यानी कि एक लड़के को देखने के बाद
बाद भी अनकंफर्टेबल नहीं होती और उनके पास इतने प्लॉट्स थे कि उनके प्लॉट्स तो इस एनिमे के भी प्लॉट से भी ज्यादा भारी थे। हाय हाय हाय। और जोला को देखने के बाद वहाँ पर गोडू के दिमाग के कुछ फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका वहाँ पर कुछ और काम करने लग गया था। और जोला गोडू से वहाँ पर ये बोलने लगती है कि वो उसको काफी अच्छी तरीके से जानती है क्योंकि वो उसके दादाजी की एक काफी पुरानी दोस्त थी। पर हालांकि वहाँ पर ठरकी गोडू को अपनी दादी जितनी उम्र की एक लड़की को देखने के बाद भी पारा चढ़ जा रहा था। उसके बाद फिर वो सभी लोग वहाँ पर जोला को वो स्टोन टैबलेट दिखाते हैं जिसको देखने के बाद जोला बोलती है कि ये काफी लेजेंडरी चीज है। पर जोला वो स्टोन टैबलेट दोबारा से गोडू को दे देती है ये बोलते हुए कि वो उससे जबरदस्ती ये लेजेंडरी स्टोन टैबलेट छीन ही क्यों ले, पर हालांकि इसका असली हकदार और मालिक तो गोडू ही रहेगा। ये सुनकर एरिका विरोध करते हुए जोला से वहाँ पर ये बोलती है कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक और लेजेंडरी चीज को इतने शेमड़े लड़के को कैसे दे सकती है, क्या उसे लगता है कि इस चीज को गोडू संभाल भी पाएगा। पर जोला इसके जवाब में बोलती है कि उसे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गोडू के हाथ में तो उसके बच्चे भी हैं, पर वो तो उनको भी संभाल लेता है। ऐसा करके बच्चा फेंकता है। ये सुनकर एरिका वहाँ से गुस्से में जाने लग जाती है और ठरकी गोडू अभी तक भी वहाँ पर अपनी दादी की उम्र की लड़की को देखकर बादलों में था। देन आगे फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एरिका अपने इमोशंस में बहने के बाद काफी ज्यादा दारू पी लेती है और अपना मानसिक संतुलन खोकर नशे में जाकर एक बड़े से मास्क के सामने अपने इमोशंस बहाने लगती है। इसीलिए उसकी मदद करने के लिए गोडू वहाँ पर मारियाना को बुलाने का फैसला करता है, पर वो ये देख पाता है कि मारियाना तो वहाँ पर और भी ज्यादा नशे में बहा रही थी। अब मारियाना तो और भी ज्यादा नशे में अपने इमोशंस को बहा रही थी। इसलिए गोडू फिर खुद ही वहाँ पर एरिका को उठाकर उसके कमरे में लाता है जहाँ पर कि पहले तो उसके साथ कुछ करने का सोच रहा था, पर फिर वो ये सोचकर खुद को रोक लेता है कि इस मानसिक संतुलन के साथ कुछ करने से बढ़िया है वो खुद ही जाकर अपने कमरे में कुछ कर सो जाए। पर तभी अचानक से सही में वहाँ पर एरिका का मानसिक संतुलन हिल जाता है और वो वहाँ पर उनो रिवर्स कार्ड खेल देती है क्योंकि अब वो गोडू के ऊपर झपट कर उसके साथ कुछ करने की सोच रही थी और गोडू उससे बेचारा बचता फिर रहा था। और इस तरीके से काफी देर के गोडू को पकड़ने की कोशिश के उछल कूद के बाद एरिका आखिरकार वहाँ पर थकावट के मारे सो जाती है। इसलिए गोडू फिर जैसे तैसे वहाँ से अपनी मैनलीनेस को बचाकर वापस जाने की कोशिश करता है, पर तब उसको पता चलता है कि उनकी पालतू बिल्ली ने तो गलती से बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया था जिससे कि बेचारे वो दोनों एक ही कमरे में अकेले फंस गए थे। वैसे एक ही कमरे में दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। खैर परेशानी की क्या बात, बिल्ली तो गोडू के साथ भी थी कमरे के अंदर एरिका के पास। इसीलिए फिर अगले दिन की सुबह गोडू के लिए काफी ज्यादा गर्मा गर्म होती है क्योंकि एरिका सीधा ही एक गर्मा गर्म मुक्का गोडू के चेहरे पे जड़ देती है और उससे गुस्से में ये पूछने लग जाती है कि वो उसके कमरे के अंदर क्या कर रहा है और उसके सारे कपड़े किधर हैं, जबकि पिछली रात को उसने नशे में खुद ने ही अपने सारे कपड़े गोडू को झपटने की कोशिश में उतारे थे। इसलिए गोडू उससे माफी मांगते हुए उसको रोकने लग जाता है तो एरिका उसको खुद को एक्सप्लेन करने का एक मौका देती है ये बोलते हुए कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी गलत किया होगा ना तो फिर ठीक यही चीज वो उसके सॉसेज के साथ भी कर डालेगी, यानी कि वो मुक्के वाली चीज। पर इससे पहले कि गोडू वहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन कर पाता उनको फिर से दोबारा से एक काफी तेज नॉइज सुनाई देती है जिसके साथ अगेन वहाँ का एनवायरनमेंट फिर से बदल जाता है। इसलिए जब वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो फिर उन्हें ये पता चलता है कि फिर से और दो बड़े जॉइंट गॉड्स एक दूसरे से लड़ने वाले थे। इसलिए एरिका उनमें से एक गॉड के पास जाकर उनका नाम लेते हुए उनसे ये बोलती है कि उन्हें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए वरना उनकी वजह से इस आइलैंड पे जितने भी सारे मासूम लोग हैं उनकी जान खतरे में आ जाएगी। और ये देख कर कि एरिका उसको देख सकती है और वो उसको पहचानती भी है। इससे वो गॉड काफी इम्प्रेस हो जाता है और उस जगह पर उस दूसरे गॉड से ना लड़ने का फैसला करता है। पर तभी अचानक से वो दूसरा गॉड ही वहाँ पर लाइटनिंग के जरिए इस पहले गॉड पे हमला कर देता है जिससे कि फिर ये पहला गॉड भी वहाँ पर गुस्से में उस दूसरे गॉड से लड़ने के लिए जाने लगता है। इसकी वजह से उनके पीछे उनको रोकने के लिए एरिका और गोडू भी गाड़ी के जरिए जाने लग जाते हैं। जिस बीच गाड़ी के अंदर सफर करते हुए गोडू को वहाँ पर जोला की एक
बात याद आती है जो कि उसने उस टैबलेट के बारे में कहा था कि इस स्टोन की मदद से वो किसी भी गॉड के पावर्स को चुरा सकता है। तो इसी तरीके से कुछ ही देर के अंदर वो तीनों जाकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो दोनों गॉड्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, जहां कि वो ये देख पाते हैं कि वो गॉड जो कि उन्हें पहले मिला था वो एक वाटर गॉड है और उसके सामने वही ग्लोइंग बॉय उससे लड़ रहा था जो कि पहले गोडू को मिला था, क्योंकि एक्चुअली में वो भी एक गॉड था। तो वो वाटर गॉड उस बॉय के सामने कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि उसके पास लाइटनिंग की पावर्स थी। जिस बीच एरिका फिर से जाकर उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि उनके लड़ाई के बीच में मासूम लोगों की जान जा सकती है, पर हालांकि वो लाइटनिंग गॉड इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो अपने लाइटनिंग से वहां पर एरिका के ऊपर भी हमला करने लग जाता है, जिससे कि बीच में आकर गोडू को एरिका को बचाना पड़ता है। एंड ये देखने के बाद कि वो गॉड वहां पर नहीं रुकने वाले हैं, इसलिए गोडू जाकर वहां पर उस वाटर गॉड से एक डील करने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए कि अगर उसे उस लाइटनिंग गॉड से जीतना है तो फिर उसे गोडू की मदद चाहिए होगी, इसलिए उस वाटर गॉड को भी गोडू को सपोर्ट करना होगा। ये देखकर वो गॉड हैरानी में था क्योंकि एक गॉड के सामने एक मामूली सा इंसान कैसे टिक सकता था, पर फिर भी वो उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए उसका साथ देने का फैसला करता है और उसको तब तक प्रोटेक्ट कर रखता है जब तक कि गोडू कोई प्लान नहीं बना लेता। पर इससे वो लाइटनिंग गॉड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस वाले मैजिकल प्रोटेक्टिंग बैरियर के ऊपर हमले करने लग जाता है, जिसके कि आखिर में वो वहाँ पर अपने सबसे ताकतवर हथियार एक गोल्डन होली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे वहाँ पर उस प्रोटेक्टिंग बैरियर को भी काटने लग जाता है। और उस स्वॉर्ड को देखकर एरिका उसको फट से रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये तो वही होली स्वॉर्ड है जो कि किसी भी लड़की की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी किसी भी गॉड को तक मार सकता है। इसलिए ये देखकर एरिका गोडू को वहाँ से चलने के लिए बोलती है, क्योंकि जब उसके सामने कोई गॉड नहीं टिक सकता तो फिर गोडू क्या चीज है। पर गोडू उससे बोलता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे बस उसके ऊपर भरोसा करना है। एंड तब तक उस लाइटनिंग गॉड ने भी वहाँ पर उस प्रोटेक्टिंग बैरियर को तोड़ दिया था और उस बैरियर के टूटते ही गोडू इतना खतरनाक हमला करता है कि जिसके इम्पैक्ट से वो खुद ही काफी दूर जाकर गिरता है, जिससे उस लाइटनिंग गॉड को ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, पर हालांकि उसकी तलवार जरूर टूट जाती है। उसके बाद गोडू दोबारा से फिर खड़ा होता है और एरिका से बोलता है कि उसने उससे पहले पूछा था ना कि जब उस तलवार के सामने कोई गॉड नहीं टिक सकता तो वो कैसे टिकेगा। तो फिर वो यही सवाल उस लाइटनिंग गॉड से भी पूछना चाहता है, क्योंकि गोडू के पास भी तो एक होली स्वॉर्ड है। तो उसकी इतनी ज्यादा मर्दाना बातों को सुनकर इस बार एरिका जानबूझकर उसके ऊपर झपट जाती है एंड उनके कारनामों के बीच में ही वहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों गोल्डन स्वॉर्ड्स धरती फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। यहाँ तक भी आसमान में बस गोल्डन स्वॉर्ड से फ्लोट कर रहे थे, जिनमें से एक काफी ज्यादा तेजी से आकर उस लाइटनिंग गॉड के आर पार हो जाता है, जिससे कि उस बेचारे लाइटनिंग गॉड की लाइटनिंग वहीं पर ही फुस हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग गोडू को एक सपने के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि वो एक लड़की की गोदी में लेटा हुआ था एंड फिर वो लड़की वहाँ पर खुद का नाम पेंडोरा बताती है और उससे कहती है कि उसने उस वाले लाइटनिंग गॉड के पावर्स को चुरा लिया है एंड वो इसी तरीके से किसी भी गॉड के पावर्स को चाहे तो चुरा सकता है, पर हालांकि पहले उस गॉड को अपने पावर्स को इस्तेमाल करना होगा। और आगे फिर गोडू हड़बड़ाते हुए अपने नींद से जागता है, जहाँ पर कि वो टाइम देखता है कि वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था। इसीलिए गोडू उठकर जाकर अपने स्कूल के लिए तैयार होने लग जाता है, जहाँ पर कि वो कुछ देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि एरिका वहाँ पर उसी के बेड पर उसी के साथ सो रही थी, वो भी काफी सारे प्लॉट्स के साथ, जिससे कि इस कहानी में थोड़ा और ज्यादा प्लॉट ऐड हो जाता है। और अगले सीन में गोडू की छोटी बहन शिजुका वहाँ पर एरिका का इंटरव्यू ले रही थी, क्योंकि एरिका गोडू के बिस्तर में से जो निकली थी। इसलिए एरिका वहाँ पर शिजुका को ये बताने लगती है कि किस तरीके से गोडू उससे प्यार करता है और भी बहुत कुछ करता है। हाँ? पर ये सुनकर गोडू भड़क जाता है और उससे गुस्से में बोलने लगता है कि वो इस तरीके की बात है उसके छोटी बहन शिजुका के सामने कैसे कर सकती है। पर हालांकि एरिका तो वहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक बात है डिटेल में बताने लगती है, जिससे कि बेचारा गोडू भी वहाँ पर शर्मा जाता है। देन आगे फिर जब गोडू वहाँ पर अपने स्कूल में जाता है तो फिर उसके क्लास के अंदर एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एरिका ही थी। और वो जाकर वहाँ पर गोडू साइड वाले बेंच पर बैठकर बोलती
बोलती है कि गोडू तो उसका बाबू है। ये सुनकर गोडू के क्लासमेट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए गोडू वहाँ पर एरिका का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती खींचते हुए मेंस बाथरूम में ले आता है उससे गुफ्तगू करने के लिए। पर हालांकि बाद में फिर उसको वहाँ पर ये पता चलता है कि वह जल्दबाजी में वहाँ पर एक और दूसरी छुटकी सी गर्ल को खींच के ले आया था एरिका के बदले, और वो बेचारे बिल्कुल सदमे में थी कि ये लौंडा उसको जबरदस्ती खींचते हुए मेंस बाथरूम में क्यों ले आया। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोडू और वो योरी नाम की लड़की जिसको कि गोडू जबरदस्ती बाथरूम में खींच ले गया था, वो दोनों साथ घर वापस जा रहे थे। और गोडू अभी तक भी वहाँ पर यूरी से माफी ही मांगे जा रहा था उसको जबरदस्ती लॉन्डो के शौचालय में खींच ले जाने के लिए। पर अचानक से पता नहीं वहाँ पर यूरी को क्या हो जाता है, वो उल्टा वहाँ पर गोडू से माफी मांगने लग जाती है और उसको अपना किंग बोलते हुए उसके भाले से उसको पनिशमेंट देने की रिक्वेस्ट करती है। उसी बीच वहाँ पर एक और दूसरा अमकासु नाम का आदमी आ जाता है और वो भी वहाँ पर गोडू को अपना किंग बोलने लगता है, पर हालांकि भाले वाली बात तो वो नहीं बोलता। उसके बाद अगले ही पल वो सभी लोग एक मंदिर के बाहर बैठकर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर कि वो अमकासु नाम का बंदा गोडू को बताता है कि दरअसल वो उनके फैमिली की सलाहकार है और उनके फैमिली में जिस किसी के भी पास ये स्टोन होता है वो उसको अपना किंग मान लेते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। फिर वहाँ पर यूरी आती है जो कि गोडू से बोलती है कि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है और वो उससे जो भी करवाना चाहे, जैसी भी चीजें करवाना चाहे वो करवा सकता है। और उसके बाद जब गोडू वहाँ से फिर घर वापस आता है तो उसको अपनी छोटी बहन सिजुका के हाथों से एक चम्मच से मार खानी पड़ती है, जो कि उस चम्मच से उसका सिर फोड़ते हुए उस लड़की के बारे में पूछती है जिसको कि आज वो जबरदस्ती खींचकर लड़कों के शौचालय में ले गया था, क्योंकि ये वाली बात उनके पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। पर गोडू उसको कुछ भी बताए बगैर ही वहाँ से वापस आ जाता है, जहाँ पर कि वो जब अपने कमरे में सोया हुआ था तो फिर अचानक से उसको ये रियलाइज होता है कि एरिका तो उसके साइड में ही लेटी हुई है, जो कि उससे काफी ज्यादा तुच्छ बातें करते हुए उसको अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करती है। इसलिए गोडू उससे दूर हट जाता है और गुस्से में उससे ये बोलता है कि वो ऐसा दिखावा करना बंद करे कि वो उसको पसंद करती है और सीधा सीधा बताए कि उसको क्या चाहिए। इसीलिए एरिका उससे बोलती है कि अगर वो ये नहीं चाहता कि वो उसको परेशान करे तो फिर वो उसको अपनी एक कॉपी क्यों नहीं दे देता। ये सुनकर गोडू को कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि वो उसकी स्कूल की कॉपी लेकर क्या करेगी, क्या उसको नोट्स बनाने हैं। पर हालांकि एरिका का मतलब उसके स्कूल की कॉपीज नहीं बल्कि उसकी बॉडी की कॉपी चाहिए थी, यानी कि उसके बेबेस। दूसरा तो वो तो गोडू का कांड कर ही डालती, पर गोडू वहाँ पर जैसे तैसे इस शर्त पर वहाँ पर अपनी जान छुड़वाता है कि अगले दिन वो उसके साथ एक डेट पर जाएगा। इसलिए आगे फिर जब अगले दिन अकूटो वहाँ पर बैठकर एरिका का इंतजार ही कर रहा था, तभी सडनली फिर से वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और वो वहाँ पर एक छुटकू सी अजीब सी लड़की को देख पाता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल कर पा रही थी। और साथ ही साथ वो वहाँ पर किसी एक सांप के बारे में भी बड़बड़ाई जा रही थी कि उसे वो सांप किसी भी कीमत पर चाहिए, शायद गोडू का सांप। तो उसे देखकर गोडू सोचता है कि कहीं ये भी तो कोई गॉड नहीं। पर अचानक से ही वो छुटकू लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर एरिका आ चुकी थी। और वहाँ पर आकर वो गोडू से ये बोलती है कि उसके साथ डेट पे आने का उसका रीज़न उसका हैंड पंप उखाड़ना नहीं है, बल्कि उसका असली रीज़न तो उसके पावर लेवल्स को टेस्ट करना है। ये बोलकर फिर वो वहाँ पर अपना मैजिक से उसी मुंह में लेने वाले अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। वो उसी आयरन लायन को समन करती है, जिसके मुंह से वो फिर से वो होली सॉर्ड निकालती है और उस आयरन लायन को गोडू के ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है। और इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी वो आयरन लायन गोडू के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसीलिए आगे डायरेक्ट एरिका ही आकर गोडू से लड़ने लग जाती है, जिस फाइट के आखिर में गोडू वहाँ पर उसको कस के दबोच लेता है। पर इससे अनॉयड होने के बजाय एरिका फिर से उससे इम्प्रेस हो जाती है और उससे ये कहती है कि उसने एक और बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो फादर बनने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है, पर हालांकि चर्च का नहीं बल्कि उसके बेबेस का। और ये सुनकर गोडू शर्म के मारे एरिका से दूर हट जाता है और एरिका थोड़ी देर तक उसको घूरने के बाद उसके पास जाती है एंड वो उसको एक सिक्का देती है जिसके के ऊपर मेड्यूसा और एक स्नेक बना हुआ था। मेड्यूसा माने वही होली सॉर्ड के बाल वाली लड़की।
और आई थिंक एरियाना वो स्पीड वाली लड़की भी गोडू के पास ये सिक्के के ही तलाश में आई थी। फिर अगले दिन के सुबह को हम लोग यूरी को देख पाते हैं जो कि कंघी करते हुए ये रियलाइज करती है कि उसकी कंघी तो टूट चुकी है, इसीलिए अमाकासु के साथ स्कूल जाते वक्त वो उसको इस बारे में बताती है। और अमाकासु एक काफ़ी पॉजिटिव बंदा था, इसीलिए वो उससे ये बोल देता है कि कंघी टूटना एक गुड लक की निशानी है, इसीलिए उसको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। पर स्कूल के गेट के सामने पहुंचते ही यूरी वहां पर गोडू को देख पाती है जिसके हाथ से एरिका वहां पर चिपकी पड़ी थी। और जब वो दोनों जाकर क्लास में बैठते हैं तो फिर वहां पर भी कई सारे स्टूडेंट्स बस उनको ही घूरे जा रहे थे, इसीलिए थोड़ी सी हवा खाने के लिए गोडू फिर वहां से बाहर आने लगता है, जहां पर कि उसकी मुलाकात यूरी से हो जाती है। एंड वो उसको आकर अकेले में टेरेस में मिलने का बोलती है क्योंकि उसको कुछ ज़रूरी बात करनी थी। और वहां पर पहुंचने के बाद एरिका उसको भी अपने उस कंघी टूटने वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या सही में कंघी टूटना एक गुड लक की निशानी होती है। पर अफसोस के बेचारे गोडू को तो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो भी उसे बोल देता है कि ये गुड लक ही होता है। और आपस में बातें करते हुए उन दोनों की बातचीत आकर एक ऐसे स्टोन कॉइन के ऊपर अटक जाती है जिसके के अंदर इस पूरे दुनिया को खत्म करने की पावर थी। एंड यूरी उस कॉइन का डिस्क्रिप्शन देने लगती है ये बोलते हुए कि उसके एक साइड पे मेड्यूसा का निशान है और दूसरे साइड पे एक स्नेक का। और वहाँ पर बस उसने ये कहा ही था कि गोडू वहाँ पर उसके हाथ में वही कॉइन रख देता है जिसकी कि वो इतनी देर से बात कर रही थी। और उस कॉइन को देखने के बाद यूरी वहाँ पर पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और गोडू के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे ये बोलती है कि वो एक ऐसे इतने ज़्यादा खतरनाक चीज़ को कैजुअली कैसे लेकर घूम सकता है। अगर उससे किसी ने ये कॉइन चुरा लिया तो फिर इस पूरी दुनिया को तो और कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए अगले ही सीन में वहाँ पर गोडू और यूरी जाकर उनके टेम्पल में उस वाले कॉइन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पर कि यूरी उस मेड्यूसा के कॉइन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। जिस जगह पर कुछ ही वक्त के अंदर एरिका भी पहुँच जाती है और वो वहाँ पर यूरी से ताना मारते हुए उससे ये कहती है कि वो अपने लिए कोई एक और दूसरा नर क्यों नहीं ढूंढ लेती, क्योंकि गोडू को तो उसने ऑलरेडी ही सिलेक्ट कर रखा है। जिसके जवाब में यूरी भी वहाँ पर एरिका से लड़ने लग जाती है इस बात पे कि उसने इतना ज़्यादा एक खतरनाक आइटम गोडू जैसे लड़के के हाथ में कैसे पकड़ा दिया, पर जबकि उसने वो गोडू को दे ही दिया था। इसी वजह से वो दोनों वहाँ पर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यूरी वहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर स्कैन करेगी और ये पता लगाएगी कि कौन कौन गोडू से वो वाला कॉइन छीनना चाहते हैं। इसलिए जब वो प्रार्थना करते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है तो फिर उसके सामने वहाँ पर वही अथीना नाम की लड़की आ जाती है जिसने कि पहले भी आकर गोडू से उसके सांप के बारे में पूछा था, जो कि शायद उसी टोकन की बात कर रही होगी। इसीलिए ये देखकर गोडू और एरिका वहाँ से दौड़ते हुए उस लड़की को रोकने के लिए जाने लग जाते हैं, जिसके आखिर में एक रूफटॉप के ऊपर वहाँ पर उनकी मुलाकात उस अथीना नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि सीधा ही वहाँ पर गोडू को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देती है, क्योंकि वही उस वाले कॉइन का ओनर था और उससे वो कॉइन लेने का यही तरीका था। पर गोडू और एरिका उसके सामने वहाँ पर एक और ऑफर रखते हैं इस वाले मामले को शांति से निपटाने के लिए, जहाँ पर पहले तो ये सुनकर अथीना इस बात के लिए मान जाती है, पर फिर उसको ये शक होने लग जाता है कि कहीं ये इनकी कोई चाल तो नहीं। इसीलिए वो उनके ऑफर को रिफ्यूज करते हुए उनके ऊपर एक काफी खतरनाक डार्क एनर्जी से हमला करने लग जाती है, जिससे कि एरिका को बीच में आकर गोडू को बचाना पड़ता है। जिस बीच अथीना वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एरिका को एक मैजिकल बैरियर के अंदर बंद कर देती है, जिससे कि बेचारा गोडू निहत्था हो जाता है। आगे अचानक से उसके सामने अथीना आ जाती है, जिसको देखकर वो सोच रहा था कि अब तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता, पर उसको मारने के बजाय अथीना सीधा ही आकर पता नहीं उसको झपट कर क्यों किस्से लेने लग जाती है। बिकॉज एक्चुअली में अथीना ने वहाँ पर गोडू को एक किसिंग फाइट के लिए चैलेंज किया था और इसमें जो भी पहले अपना गवा देता है वो हार जाता है। एंड क्योंकि गोडू को बेचारे को किसिंग का घंटा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर काफी आसानी से हार जाता है। पर जब उससे वो मेड्यूसा का कॉइन लेने की बारी आती है तो फिर अथीना को तो पता चलता है कि वो कॉइन तो गोडू अपने साथ लाया ही नहीं था। वही दूसरी तरफ हमें उस कॉइन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर यूरी के पास था, क्योंकि गोडू ने वहाँ पर अपने बिग ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए वो कॉइन यूरी को दे दिया था, ताकि वो जाकर किसी लड़ाई में हारने के बावजूद भी ये कॉइन किसी गलत हाथों में न चला जाए। इसीलिए अथीना उस मेड्यूसा के कॉइन को ढूंढने के लिए वहाँ पर फिर से अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उस पूरे शहर भर में काफी सारा काला घना कोहरा फैल जाता है। और आगे फिर अथीना वहाँ पर अपने एलाइज काफी सारे आउल्स को बुलाती है,
ताकि वो आल्स उसके उस कॉइन को ढूंढने में उसकी मदद कर सकें। पर इसी बीच इसी मौके को देखते हुए गोडू और एरिका भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। और जब वो दोनों कार से वहां से बस भाग ही रहे थे कि एरिका वहां पर गोडू को झपट लेती है, क्योंकि वो दोबारा से उसको एक किसिंग फाइट में हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो उसका हाथ में लेते हुए उसके मामले को हाथ में लेते हुए उसको किसिंग फाइट के लिए तैयार करना चाहती थी। और उनकी उन हरकतों को वहाँ पर मारियाना देखने लग जाती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए गोडू और फिर एरिका वहाँ से भागते हुए यूरी की तरफ जाने लग जाते हैं उसके पास से वो कॉइन लेने के लिए। जिस बीच भागते भागते ही एरिका वहाँ पर गोडू को ये परमिशन दे देती है कि अगर वो चाहे तो फिर यूरी को वो अपने हैरम में ऐड कर सकता है। पर हालांकि वो यूरी के साथ जो भी करना चाहे सबसे पहले उसे उसके साथ करना होगा। तो इसी तरीके से भागते भागते उन दोनों की नज़र थोड़ी दूर पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक पर पड़ती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि अथीना ने वहाँ पर एरिका को ढूंढ लिया था और उसके पास से वो कॉइन लेने के लिए जा रही थी। पर जब यूरी वो कॉइन अथीना को देने के लिए मना कर देती है तो फिर वो उसके ऊपर हमला कर उसको दूर फेंक देती है, जिससे कि यूरी के हाथ से वो कॉइन छूटकर नीचे गिर चुका था। और जब यूरी उस कॉइन को लेने की कोशिश करती है तो फिर अपने टेलीकिनेसिस के इस्तेमाल से अथीना वहाँ पर वो वाला कॉइन अपने पास खींच लेती है एंड इमीडिएटली वो उसके पावर्स को इस्तेमाल करने लग जाती है, जिससे कि वो कॉइन ग्लो करता हुआ अथीना को काफी सारी पावर्स देता है। ये देखकर यूरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि गोडू ने काफी भरोसा कर उसे वो कॉइन रखने के लिए दिया था। इसलिए वो उठकर अथीना को रोकने के लिए जाने लग जाती है, पर वो तो उसके सामने एक सेकंड भी खड़ी नहीं हो पाती। और जब वो गोडू का नाम लेते हुए वहाँ पर बेहोश होने लग जाती है तो फिर गोडू कहीं से आकर उसको पकड़ लेता है और गुस्से में वो वहाँ पर अपनी वो बड़ी सी गोल्डन होली सॉर्ड को बाहर निकालता है एंड अथीना से बोलता है कि ये उसका आखिरी चांस है। अगर वो इस मामले को शांति से निपटाना चाहे तो किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। पर अथीना तो वहाँ पर अपने ही घमंड के मुंह में अपने ही घमंड में चोर थे, इसी वजह से वो गोडू के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। इसलिए उस फाइट के अंदर एरिका भी गोडू का साथ देने का फैसला करती है और गोडू के पास जाकर उसके इस फाइट के ट्रेनिंग को कंप्लीट करती है, जिससे कि गोडू की ताकतें वहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो गोडू वहां पर अपने मिलियंस ऑफ गोल्डन होली सॉर्ड्स के साथ खड़ा था अथीना से लड़ने के लिए, जिनका सामना करने के लिए अथीना वहां पर कई सारे आउल्स को बुला लेती है और फिर उन दोनों के बीच में वहां पर एक तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि जब धीरे धीरे कर अथीना काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर रही थी तो फिर गोडू वहां से डर के मारे भागने लग जाता है। इसलिए ये देखकर गोडू को रोकने के लिए अथीना वहां पर काफी बड़े बड़े स्नेक्स को समन कर लेती है। पर हालांकि असल में तो ये गोडू की एक चाल थी, क्योंकि उसे किसी भी गॉड के पावर्स को अब्सॉर्व करने के लिए पहले उस गॉड से उस वाले पावर को इस्तेमाल करवाना था। इसलिए उन स्नेक्स के आते ही गोडू अपनी तलवारों से उन वाले स्नेक्स के पावर्स को अब्सॉर्व कर लेता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आगे फिर वो उन स्नेक्स के पावर से अथीना के ऊपर अटैक करता है, जिनसे बचने के लिए अथीना एक शील्ड निकाल लेती है। पर हालांकि अथीना का ध्यान जब उस बड़े से अटैक से बचने में था तो फिर गोडू वहां पर बस एक बड़ा सा स्पीयर लेके उसके आर पार कर देता है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और अथीना उस मेडूसा के कॉइन से दूर हट जाती है एंड उसके पावर्स के जाने के बाद वो फिर से वही छुटकू रूप में वापस आ चुकी थी और उसके सारे कपड़े भी गायब हो चुके थे। और अथीना को इस तरीके से देखने के बाद गोडू वहां पर हैरानी के साथ फ्रीज हो चुका था। इसलिए एरिका आकर उसको डांटते हुए उससे बोलती है कि लड़की देखी नहीं और फिसल गया, वो तुझे यहाँ पर मारने आई थी, तुझे उसे मार देना चाहिए। पर गोडू एरिका को ये बोलता है कि जब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो फिर उसे मारने का क्या फायदा, उसे एक और मौका देना चाहिए। एंड गोडू की दरिया दिली देखने के बाद अथीना तो वहाँ पर उसके दरिया में बहना चाहती थी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। यानी कि वो गोडू को अपना मास्टर मान लेती है और उससे ये बोलते हुए जाती है कि अगर उसको कभी भी कुछ भी करवाना हो तो फिर वो उसको वहाँ पर बुला सकता है, और कुछ भी यानी कि कुछ भी। आगे उसके जाने के बाद यूरी भी गोडू के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि उसने गोडू का भरोसा तोड़ा है। उसने उसको काफी भरोसे से वो कॉइन दिया था, पर उसने वो गवा दिया था एंड उसने उसकी जान भी बचाई है, तो फिर इसके लिए वो उसको कुछ पनिशमेंट क्यों नहीं देता। क्योंकि मन ही मन में यूरी वहाँ पर गोडू के असिस्टेंट के साथ साथ और भी बहुत कुछ बनना चाहती थी। और गाइस, इसी के ही साथ हमारी आज की वाली कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। एंड अभी मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है क्योंकि मैं वीडियोस ढंग से डाल नहीं पा रहा। ठीक है, इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और मैरी क्रिसमस। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि संता चच्चा तुम्हें तुम्हारी ड्रीम बंदी ला कर दे, वो भी 4-4।